हमारी आंखें उसी के ख्वाब देखती हैं जिसे पाना हमारे हाथों की लकीरों में नहीं होता है। मगर इन आंखों को कहाँ पता होता है कि हमारी भूल की वजह से दिल को सारी उम्र तड़पना पड़ता है। कॉलेज का पहला दिन मुझे आज भी याद है, जब मेरी आंखों ने उसे पहली बार देखा था। एक ऐसा पल जिस पल को याद कर मैं ज़िंदगी के हर पल को जी रहा हूँ। मैं कॉलेज के कॉरिडोर से अपने क्लासरूम के अंदर जा रहा था। मन में एक अलग सी उमंग थी, सारी दुनिया को जीत लेने की, सारी दुनिया को समझ लेने की, एक अलग पहचान बनाने की। मगर वो पहचान कैसी होगी ये तो उस वक्त मुझे भी नहीं पता था। मैं धीमे धीमे अपनी क्लासरूम से नज़दीक पहुंचने ही वाला था कि मेरे पीछे से किसी लड़की की कोमल आवाज़ कानों में पड़ी। हेलो। ये प्यारी सी आवाज़ मेरे कानों को किसी मॉडर्न संगीत सा लगा। मैं पीछे मुड़कर देखा। गुलाबी कमीज़, पीले रंग की मखमली दुपट्टा, आंखों में काजल, होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक लगाई हुई थी। खूबसूरत लड़की थी। खिड़की से आती सूरज की किरणें उसके गालों से रिफ्लेक्ट होकर सतरंगी इंद्रधनुष बना रही थी। उसकी कातिलाना मुस्कान मेरे दिल को बोध गई। मैं उसे देखकर कहीं खो सा गया। मेरी सांसें थम सी गईं। तभी उसने दूसरी दफ़ा आवाज़ दी, हेलो, मैं आपको ही बोल रही हूँ। इस बार उसने अपने हाथ को मेरी आंखों के सामने हिलाते हुए बोली। मैं खुद को ख्वाब वाली दुनिया से बाहर निकलकर लड़खड़ाते हुए बोला, जी जी बोलिए। रूम नंबर 14 कहाँ है? प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए उसे ढूंढने में। एक्चुअली आज मेरा पहला दिन है कॉलेज में। मुझे अपने क्लासरूम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उस लड़की ने बड़े कोमल स्वर में कहा, आप यहाँ से सीधे जाकर राइट ले लीजिए। कुछ कदम चलते ही आपको आपकी क्लासरूम दिख जाएगा। मैंने उसे हाथ से इशारा करते हुए बोला। मेरी बात सुनकर लड़की ने हल्की सी मुस्कान के साथ थैंक्स बोला और मुझे कमरे की तरफ चली गई। सच बोलूं तो मुझे भी उस कमरे के बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी। कुछ देर पहले जब मैं अपनी क्लास ढूंढ रहा था तब मैंने उस वक्त वो क्लासरूम देखा था। उस लड़की को वहाँ से चले जाने के बाद मैं भी उसे कुछ समय तक देखता रहा। वो पीछे से देखने में भी उतनी ही खूबसूरत लग रही थी जितना कभी अभी आगे से देखने में मुझे लगी थी। उस लड़की के जाने के बाद मैं भी अपने क्लासरूम के अंदर चला गया। क्लासरूम के अंदर बहुत सारे लड़के लड़कियां थे। उन सभी लोगों का आज इस कॉलेज में पहला दिन था। सबकी आंखों में कुछ सपने, कुछ सीखने का जज्बा और ज़िंदगी को खुलकर जीने का आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा भरा पड़ा था। शायद सब लोगों को यही लग रहा होगा कि कॉलेज पूरा करने के बाद ज़िंदगी संवर जाएगी और उनकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन इन भीड़ के बीच शायद मैं ही एक ऐसा था जिसे कॉलेज के पहले दिन ही ज़िंदगी मिल गई थी, या यूं कहें कि ज़िंदगी संवर गई थी। वो पीली दुपट्टे वाली लड़की मेरे दिल में घर कर गई थी। मैं उससे कभी मिला नहीं था और ना ही उसके बारे में कुछ जानता था। यहाँ तक कि मैं उससे कुछ ज़्यादा बातें भी नहीं कर पाया था। लेकिन जिस वक्त उसे पहली दफ़ा देखा था उसी वक्त मेरे दिल में एक आवाज़ आई, यार ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हें इसके साथ ही ज़िंदगी बितानी है, हमेशा साथ रहेगी तुम्हारे हर कदम पर, ज़िंदगी के हर मोड़ पर। मुझे लगा आज ये मेरी रूह है और यही मेरी आशिकी है। खैर, कुछ समय पहले इन बातों को भुलाकर मैं अपना ध्यान किताबों पर टिकाया। क्लास ख़त्म होने के बाद मैं उसी जगह जाकर खड़ा हो गया जहाँ मुझे वो पीले दुपट्टे वाली लड़की मुझे मिली थी। मुझे उम्मीद थी वो लड़की वापस यहीं से होकर गुजरेगी, मुझे देखकर एक बार फिर से मुस्कुराएगी। लेकिन सभी विद्यार्थियों के कॉलेज से बाहर निकलने के बाद भी उसके आने की कोई अता पता न था। जब उसे आने की कोई उम्मीद न दिखी तब मैंने सोचा शायद मुझसे क्लास से निकलने से पहले ही वो निकल चुकी होगी। मैं उदास चेहरा बनाकर कॉलेज से बाहर निकल गया। वैसे हम लड़कों को अक्सर यही होता है, कोई लड़की एक बार मुस्कुराकर बात क्या कर लेती है, हम उसे अपना दिल दे बैठते हैं और ये गलतफहमी लोगों को ये हमेशा रहती है। लेकिन शायद मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ था। मैं कुछ सोच ही रहा था कि वो पीले दुपट्टे वाली लड़की दिखी। वो किसी हट्टे कट्टे लड़के के साथ बाइक पर बैठकर वहाँ से निकल रही थी। उसे किसी दूसरे लड़के के साथ बाइक पर बैठा देख मेरा कलेजा बैठ सा गया। मेरी आंखें औंध सी गई। एक लड़की भी पसंद आई जो किसी और की निकली। शाम को ठीक 6 बजे मैं घर पहुंच चुका था और अपने सोफे पर बैठकर 90s के गाने सुन रहा था। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। वैसे ये गाना उस वक्त मुझ पर सूट ही कर रहा था।
ये गाना खत्म होकर कोई अगला गाना आता कि उससे पहले वहाँ पर मेरे बड़े भैया आ पहुँचे। फिलहाल उस वक्त भैया पापा की कंपनी संभाल रहे थे और अगले हफ्ते ही उनकी शादी भी होने वाली थी। छोटे, आज कॉलेज का पहला दिन कैसा रहा? भैया अपनी टाई को खोलते हुए बोले। बस ठीक ठाक। मैंने कहा, ठीक ठाक से क्या मतलब? उन्होंने कंधे उचकाते हुए बोला, भैया आज कॉलेज में कोई दोस्त वगैरह नहीं है, इसीलिए अभी ठीक ठाक ही लगा, शायद बाद में ठीक लगने लगे। मैंने कहा, अब इन्हें कैसे बताऊं कि कॉलेज के पहले ही दिन मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, और वो भी एक ऐसी लड़की जिसका बॉयफ्रेंड पहले से ही है। रात को हम पूरे परिवार के साथ भोजन के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे। मुझे, भैया और माँ को मिलाकर ही अपनी पूरी फैमिली कंप्लीट थी। पापा की मृत्यु आज से 12 साल पहले एक कंपनी में हुए एक बड़े हादसे के कारण हो गई थी। पापा की मौत के बाद मेरी माँ ने ही हम दोनों भाइयों की परवरिश की है। भैया 10वीं पास करने के बाद ही माँ के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया था, जबकि 12वीं के बाद भैया कंपनी संभालने लगे थे। अर्जुन चौटाला साहब को माल डिलीवर करना था। तूने माल भिजवा दिया है क्या? माँ ने ब्रेड के टुकड़े को मुंह में डालते हुए भैया से पूछा। जी माँ, आज सुबह ही डिलीवरी करवा दिया था, बस उनकी तरफ से पेमेंट बाकी रह गया है। भैया ने अपनी हाथ से गोभी की सब्जी को उठाते हुए ये जवाब दिया। कोई बात नहीं, चौटाला साहब अपने पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनसे पैसा कहीं नहीं जाएगा। माँ ने भैया को देखते हुए बोला। भैया और माँ बीच में वार्तालाप सुनकर मैं खुश था। मेरा खुश होने के असली कारण ये है कि माँ ने मुझे कॉलेज के पहले दिन के बारे में कुछ नहीं पूछा, वरना अगर माँ कॉलेज के बारे में पूछ रही होती तो फिर उस पीले दुपट्टे वाली लड़की का बॉयफ्रेंड का चेहरा आंखों में तैर जाता। वैसे मेरी माँ को मेरी पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा लेना देना नहीं रहता था। वो हमेशा कहती थी, जल्द से जल्द कंपनी ज्वाइन कर लो और अपने भाई की हेल्प किया करो। मगर भैया ने मुझे कॉलेज जाने की छूट दे रखी थी। उनका मानना था कि किसी भी इंसान को पहले अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, इसके बाद ही अपने काम के बारे में सोचना चाहिए। भैया को अपनी पढ़ाई के बीच छोड़ने का आज भी मलाल है। अगर घर में किसी तरह की विपत्ति नहीं आई होती तो शायद भैया भी अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर कंपनी ज्वाइन कभी नहीं करते। मगर किस्मत की होनी को कौन टाल सकता है? कभी कभी कुछ हालात भी हमें बहुत कुछ करवा देते हैं, मजबूर कर देते हैं। अगले ही दिन मैं कॉलेज पहुंच चुका था। आज मेरी आंखें कॉलेज के कॉरिडोर से इधर उधर ही ढूंढ रही थी, मगर वो लड़की फिर से दोबारा नहीं दिखी। इस तरह से कॉलेज के कई दिन बीत गए, मगर उस लड़की ने फिर कभी दूसरी दफ़ा मुलाकात ही नहीं हुई। अब भैया की शादी के दिन नज़दीक आ गए थे और हम लोग शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। अब उस पीले दुपट्टे वाली लड़की की याद भी दिमाग से लगभग उतर ही चुकी थी। भैया की शादी शहर के सबसे बड़े मैरिज हॉल द स्मार्ट मैरिज गार्डन में हो रही थी। हम लड़के वाले और लड़की वालों के सभी लोग शादी के एक दिन पहले इस मैरिज हॉल में आ चुके थे। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। बहुत सारे मेहमान आ चुके थे। मिठाइयों की खुशबू पूरे होटल में बिखर चुकी थी। दरवाजे पर लदे गुलाब के फूलों की खुशबू वहाँ पर उपस्थित मेहमानों को जोश उंडेल रही थी। दोनों तरफ के लोग अपने अपनी रस्म से व्यस्त थे। हम लड़के वाले होटल में सेकंड फ्लोर पर ठहरे हुए थे, जबकि लड़की ग्राउंड फ्लोर पर रुके हुई थी। और उस दिन शाम में तिलक चढ़ाने की रस्म के लिए सभी लड़के और लड़की वाले एक साथ बैठे थे। लड़के को तिलक चढ़ाई जा रही थी और हम लड़के अपने दोस्तों के साथ लड़कियों को ताड़ रहे थे। इसी बीच हमारी नज़र एक ऊंची हील वाली लड़की पर पड़ी। उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। ऐसा लग रहा था, अरे ये तो वही है, कॉलेज की पीले दुपट्टे वाली लड़की। मेरे मुंह से ये चंद शब्द अचानक निकल पड़े। उसे देखकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं खुशी से पागल हुआ जा रहा था। मेरी आंखें जिस लड़की को कॉलेज में ढूंढती रही, आज वो मेरे भाई की शादी में मिल रही थी। उस दिन उससे बड़ी खुशी और मुझे और किसी बात को लेकर नहीं हो रही थी। उससे बात करने के लिए मेरा दिल मचलने लगा। मैं किसी तरह उससे बात करने की कोशिश करने लगा। कभी मेहमानों से छुप कर जाता तो कभी माँ से कुछ बहाने करके लड़की वालों के पास चला जाता। इस तरह करते करते आखिर एक बार मुझे उस लड़की से बात करने का मौका मिल ही गया। हेलो, मैंने बोला। हेलो, तुम? वो चौंक कर बोली। उसके चेहरे पर इम्प्रेशन देखकर मैं भी समझ गया कि अब उसने मेरा चेहरा अभी तक याद है। हाँ मैं, लेकिन तुम यहाँ? मैं थोड़ा असमंजस में बोला। अरे मैं अपनी फ्रेंड की बहन की शादी में आई हूँ। वैसे तुम किसकी तरफ से हो? यूँ समझ लो तुम्हारी फ्रेंड की बहन मेरे ही घर जाने वाली है। क्या मतलब? उसने आश्चर्य होकर पूछा। मतलब कि मैं लड़के का भाई हूँ।
मैंने थोड़ा स्टाइल मारते हुए बोला। वाओ रियली, वो आश्चर्य होते हुए बोली। मैं उससे मिलकर काफ़ी खुश हो रहा था। वैसे वो भी काफ़ी खुश दिख रही थी, मगर अब तक हम दोनों ने एक दूसरे का हालचाल या नाम वगैरह तक नहीं पूछा था कि अचानक वो बोली, तुम्हारा नाम क्या है? मैं उसे अपना नाम बताता उससे पहले ही वहाँ पर एक अंकल ने आकर बोला, छोटे, तुम्हारा भाई तुम्हें ढूंढ रहा है। जी अंकल, मैं आ रहा हूँ, मैंने अंकल को बोला। अंकल के जाने के बाद वो खिलखिलाकर हंसने लगी। मैंने इशारा करके पूछा, क्या हुआ? ये छोटे कैसा नाम है? इससे अच्छा तो नटवर लाल नाम ठीक ठाक लग रहा है। वो बोलकर फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब मुझे समझ आ गया था कि वो मेरे नाम को लेकर मजाक बना रही है। वैसे हंसते हुए और भी अच्छी लग रही थी। मन तो कर रहा था भाभी के साथ इसे भी दुल्हन बनाकर अपने घर ले चलूं। अरे मेरा नाम छोटे नहीं बल्कि निशांत है। वो तो भैया प्यार से छोटे बोलते हैं, मैंने कहा। अच्छा, तो इस छोटे का एक बड़ा नाम भी है? ये बोलकर वो फिर से हंस पड़ी। वैसे आपका नाम क्या है? मैंने पूछा, नाम की इतनी भी जल्दी क्या है? छोटे, समय आएगा तब जान जाइएगा। इतना बोलकर वो मुस्कुराती चली गई। उसकी मुस्कान ही हम पर सितम ढा रही थी। उसके जाने के बाद मैं भी भैया के पास गया। पूरा होटल शादी के माहौल में डूब चुका था। हर लोगों के चेहरे पर एक अलग ही तरह की उमंग देखने को मिल रही थी। भैया, आपने मुझे बुलाया? मैंने बोला। छोटे, शाम को 4 बजे वाली फ्लाइट से सुजाता मौसी आ रही हैं। तुम्हें उन्हें एयरपोर्ट से रिसीव कर लेना। भैया ने बोला। ठीक है भैया, मैं अभी निकलता हूँ। ये बोलने के बाद मैंने टाइम देखा, शाम के 3:30 बज रहे थे। मैं हॉल से निकलकर सीधा एयरपोर्ट चला गया। एयरपोर्ट पहुंचने में कुल 25 मिनट लग गए थे, मगर फिर भी मैं वही समय पर पहुंच गया। वहां कुछ मिनट इंतज़ार करने के बाद मुझे सुजाता मौसी दिखी, सूटकेस के साथ। शिल्पा भी मौसी के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकली दिखी। शिल्पा मेरी मौसी के देवर की इकलौती बेटी है। शिल्पा जब 1 वर्ष की थी तभी उसकी माँ और पिता का देहांत एक कार एक्सीडेंट में हो गया था, और जब से वो मेरी मौसी के साथ ही रहती थी। मौसी ने ही उसकी परवरिश की थी, और अब मौसी चाहती है कि शिल्पा की शादी मेरे अर्जुन भैया से हो। मौसी मेरी माँ से शिल्पा से रिश्ता के लिए कई बार बात कर चुकी थी, मगर मेरी माँ हर बार इस रिश्ते को ठुकराती आई है। मौसी के साथ शिल्पा को देखकर मुझे अजीब लगा। जब शिल्पा के रिश्ते कई बार ठुकराए जा चुके थे तो शिल्पा को इस शादी में लाना क्या ज़रूरी था? मैं ऐसा सोचने लगा। प्रणाम मौसी, मैं मौसी के पैर छूकर बोला। खुश रहो बेटा, खुश रहो। मौसी ने थोड़ी ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती हुई बोली। मौसी, हमारी गाड़ी सड़क की दूसरी तरफ खड़ी है, हम गाड़ी में चलें? मैंने गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए मौसी से बोला। बेटा, मेरे साथ शिल्पा भी आई हुई है। मौसी शिल्पा की ओर उंगली से इशारा करती हुई बोली। हेलो, मैंने शिल्पा से बोला। हाय शिल्पा, चेहरे पर नकली सी मुस्कान के साथ बोली थी। वैसे मैं शिल्पा को पहले ही देख चुका था, मगर मैंने उससे कुछ बोलना उचित नहीं समझा था। कुछ मिनट के बाद हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ चुके थे और गाड़ी सड़कों पर दौड़ रही थी। मैं गाड़ी चला रहा था, मेरी बगल में शिल्पा बैठी थी और पीछे वाली सीट पर सुजाता मौसी थी। बेटा, हम कितनी देर में होटल पहुंच जाएंगे? मौसी ने पूछा। बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं, मैंने सड़क के सीधे देखते हुए बोला। वैसे एक बात पूछूं बेटा? सुजाता मौसी बोली। जी जी मौसी, पूछिए, मैंने बोला। बेटा, मैंने सुना है तुम्हारी कंपनी और घर के यहाँ तक कि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टीज तुम्हारे भाई के नाम रजिस्टर है। मौसी बोली। जी मौसी, जब पापा की मृत्यु हुई थी तब मेरी उम्र 1 वर्ष से भी कम थी। इसके कारण उस वक्त पापा के नाम से सारे प्रॉपर्टीज को अर्जुन भैया के नाम से रजिस्टर करवाना पड़ा था। और वैसे भी इसमें हर्ज ही क्या है? मैंने बहुत ही सरल शब्दों में जवाब दिया। बेटा, इससे तुम्हें तो कोई हर्ज नहीं दिखता है? कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद उसकी पत्नी तुम्हें प्रॉपर्टीज से कुछ हिस्सा ही ना दे, क्योंकि हर लड़की मेरी शिल्पा जैसी तो नहीं हो सकती है ना? मौसी ने बड़ी ही कुटिल नजरों से देखते हुए बोली। मैं मौसी को कुछ बोलता उससे पहले ही हमारी गाड़ी होटल के पास पहुंच चुकी थी। वैसे मेरी मौसी का ये स्वभाव हमेशा से ही था। वो हमेशा से ही हर बातों को नकारात्मक रूप से ही देखती आई है। उन्हें हर चीज में, हर रिश्ते में शक करने की बीमारी है। यही कारण था कि उस वक्त मैं गाड़ी में उनसे इन बातों पर ज्यादा बहस करना उचित ही नहीं समझा था। मैं गाड़ी को होटल की पार्किंग में पार्क कर गाड़ी से बाहर निकला ही था कि मेरी नज़र फिर से कॉलेज वाली उस पीली दुपट्टे वाली लड़की पर पड़ी। वो मुझे नहीं देख रही थी। वो अपने दोस्तों के साथ अपने बैठी होठों
के लंबी चोंच बनाकर अपनी मोबाइल की सेल्फी खींच रही थी। दीपा दीदी, सब लोग डांस कंपटीशन कर रहे थे। चलो ना, हम सभी भी डांस करते हैं। एक 10-12 साल की लड़की ने उसे कॉलेज की पीली दुपट्टे वाली लड़की को आकर बोली। वाओ! सच में? तो फिर हम लोग भी चलते हैं, कॉलेज की पीली दुपट्टे वाली लड़की खुश होते हुए बोली। दीपा दीदी, ओहो! तो पीली दुपट्टे वाली लड़की का नाम दीपा है। निशांत, दीपा, वाह क्या जोड़ी जमेगी, मैंने मन ही मन सोचते हुए खुद से बोला। मैंने देखा तो वो लोग होटल के डांस फ्लोर पर जा चुके थे। डांस फ्लोर पर हनी सिंह का गाना फुल बेस में बज रहा था। मेरी नज़र अचानक डांस करती हुई लड़कियों के ग्रुप पर टिकी। कुछ लड़कियां गाने पर जबरदस्त डांस कर रही थीं। उन्हीं लड़कियों के बीच दीपा भी थी। गजब की डांस परफॉर्म कर रही थी। वो खूबसूरत तो थी ही, वो डांस भी गजब का ही कर रही थी। मेरी नज़र उसके चेहरे से बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी नहीं हट रही थी। तभी एक साथ सारे लोगों की तालियों की आवाज़ सुनाई पड़ी, जिसके कारण मेरा ध्यान लड़कियों से भंग हुआ। गाना खत्म हो चुका था। सभी लोग इस डांस परफॉर्मेंस के लिए तालियां बजा रहे थे। अब लड़के वालों का डांस करने की बारी थी। मेरे कुछ दोस्त डांस करने के लिए गए और साथ में डांस करने के लिए मुझे भी बुला रहे थे, मगर मैंने मना कर दिया। छोटे, तुम्हारे अंदर पावर नहीं है क्या? ऐसा तो नहीं कि मेरा डांस देखकर डर गए हो? दीपा मेरे कानों पे के पास आकर बोली। इस तरह से उसका मुझसे बात करना मेरे दिल में छुपे हुए प्यार की चिंगारी को जैसे हवा मिल गई हो। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल कर बोला, नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। और फिर मैं डांस करने लगा, मगर डांस करते समय मेरी नजरें दीपा की तरफ थी। वो भी मुझको देखकर ताली बजा रही थी। ये सब होते रात कब निकल गई पता ही नहीं चला। पार्टी खत्म होने को आई है, सारे मेहमान जाने लगे। मैं दीपा को तलाश कर रहा था कि उसके जाने से पहले एक बार थोड़ी सी बात कर लेता। आखिरकार वो मिल गई। मैं उसके पास पहुंचा तो देखकर मुझसे बोली, आपका डांस तो देखकर मैं बहुत इम्प्रेस हो गई। आपने तो बहुत अच्छा डांस किया, मगर आपको ऐसा नहीं लगता कि आप एक डांसर भी हैं? ये कहकर वो जोर से हंसने लगी। मैंने भी कह दिया कि डांसर तो आप भी कम नहीं हो। ये सुनकर वो बहुत जोर से हंसी। मैं भी हंसने लगा और हंसते हुए मैंने कहा कि क्या इस बेस्ट डांसर का नाम जान सकता हूँ? जबकि आपको नहीं पता था, मैं उसका नाम जान गया था, मगर फिर भी मैं उसके मुंह से सुनना चाहता था। दीपा कुछ बोल पाती कि उससे पहले पीछे से किसी ने दीपा को आवाज देकर बुलाया। जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं, वही हट्टा कट्टा उसका कॉलेज वाला बॉयफ्रेंड था, जो दीपा के करीब आकर दीपा से बोला, घर चले? ये देखकर मैं चुपचाप खड़ा दीपा को देखता ही रहा। फिर दीपा भी उसे बोलती, हाँ चलो भैया चलिए। और वो जाते समय मेरे कानों में दीपा नाम है, ये निशांत जी कहकर हंसते हुए चली गई। दीपा के मुंह से उस लड़के को भैया कहना और मेरे कान में के पास आकर जाते समय अपना नाम बताना, ये सब देखकर मेरे दिल और दिमाग में एक बिजली सी कौंध गई और अब दिल और दिमाग में सिर्फ दीपा की तस्वीर बस गई थी, मानो दुनिया की हर चीज मेरे कदम में गिर गई हो। मैं किसी तरह अपना दीपा से मिलना चाहता था और अपने दिल की बात उसे कहना चाहता था। शादी को 7 दिन बीत चुके थे। भैया और भाभी हनीमून के लिए नैनीताल जाने की तैयारी कर रहे थे। एक दिन सुबह नाश्ते पर बैठे हम लोग सभी नाश्ता कर रहे थे। माँ, भाभी, भैया, सुजाता मौसी, शिल्पा और मैं। तभी सुजाता मौसी ने माँ से बोला, दीदी अर्जुन की शादी निपट गई है, सब कुछ बहुत अच्छे से किया आप लोगों ने। ये देखकर बहुत खुशी हुई। पर दीदी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने शिल्पा से अर्जुन की शादी को करने के लिए बहुत कोशिश की, पर ना हो सकी। शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था। पर दीदी, अगर आप बुरा न मानो तो आपसे एक बात कहूँ। माँ बोली, क्या बात है सुजाता? जो भी मन में है साफ साफ बोलो। मौसी ने बोला, दीदी मैं चाहती हूँ कि शिल्पा की शादी अर्जुन से हो जाती, पर ना हो पाई। कोई बात नहीं, लेकिन निशांत से तो हो सकती है ना? अगर आप चाहो तो मेरी शिल्पा की शादी निशांत से कर दो। मैं चाहती हूँ मेरे मरने से पहले मेरी शिल्पा का घर बस जाए। मेरे सिवा इसका दुनिया में कोई नहीं है, ये आप अच्छी तरह जानती हो। और इसकी शादी होने के बाद मैं चैन से इस दुनिया से जा सकूं। माँ बोली, शादी का घर है सुजाता, इस तरह से मरने की बातें ना करो। सोच कर बताती हूँ तुमको सुजाता। मौसी और माँ की बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। नाश्ते की टेबल पर बैठकर ये सब सुनता रहा और मेरे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। इन लोगों को कैसे बताऊं कि मैं दीपा को दिलो जान से चाहने लगा था, लेकिन मैं डरता था ये सब माँ से कैसे बताऊं। मैं नाश्ते किए बगैर टेबल से उठकर अपने कमरे में चला गया। भैया और भाभी की शाम की ट्रेन थी।
उनको छोड़ने के लिए मैं स्टेशन जाने वाला था, तभी दरवाजे पर भैया की आवाज़ आई, छोटे क्या तुम तैयार हो स्टेशन चलने के लिए? मैंने कहा भैया बस मैं थोड़ी देर में आया। मैं फौरन कमरे से तैयार होकर बाहर निकला और गाड़ी निकाली। थोड़ी देर के बाद भाभी मेरी गाड़ी पर आकर बैठ गई। मैंने भाभी से पूछा भैया अभी तक नहीं आए? भाभी बोली माँ से कुछ बात कर रहे हैं, अभी ट्रेन में बहुत टाइम है, परेशान मत हो। तभी मैंने बहुत हिम्मत करके भाभी से बोला भाभी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, पर समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ। भाभी बोली अरे देवर जी इतना परेशान क्यों होते हो, जो भी बात है हमसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी भाभी ही नहीं एक दोस्त हूँ। ये बात कहने के बाद मेरी कुछ हिम्मत बनी। डरते हुए भाभी से दीपा के बारे में सब कुछ बता दिया। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई। भाभी बोली परेशान मत हो, मैं तुम्हारे भैया से दीपा के बारे में बात करूंगी। मैंने कहा भाभी प्लीज आप कुछ भी करके बस दीपा से मेरी शादी करवा दो। अगले दिन मैं कॉलेज गया और मेरी नजरें सिर्फ और सिर्फ दीपा को तलाश कर रही थी कि अचानक वो अपने भैया के साथ बाइक पर आती हुई दिखी। बाइक से उतरकर वो अपनी क्लास की ओर जाने लगी। मैं पीछे से गया और आवाज लगाई दीपा कैसी हो? मेरी आवाज़ सुनकर वो फ़ौरन पलटी और बोली मैं ठीक हूँ। अरे आप कैसे हो निशांत जी? मैंने कहा दीपा मैं ठीक नहीं हूँ, क्या मैं तुमसे थोड़ी देर में अकेले बात कर सकता हूँ? ये सुनते ही दीपा थोड़ी घबराई और फिर बोली ठीक है, क्लास के बाद मैं तुमसे कैंटीन में मिलती हूँ। ये कहकर वो अपने क्लास की तरफ चली गई। अब मैं कैंटीन में बैठकर दीपा का इंतज़ार करने लगा और सोच रहा था कि मैं दीपा से अपने दिल की बात कैसे करूँ? क्या मुझे वो चाहती है जितना कि मैं उसको चाहने लगा हूँ? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे। तभी दीपा कैंटीन में आती हुई दिखी और वो मेरी टेबल की तरफ आकर बैठ गई। कहने लगी बोलो निशांत कुछ कहना चाहते थे? मैंने उसकी तरफ देखा और बोला दीपा जब से मैंने तुमको देखा है मैं तुमको बहुत चाहने लगा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सब बात सुनकर गीता के कुछ समझ में नहीं आया। वो आश्चर्य से भरी नजरों से मुझको देखती रही। कुछ देर मैं भी चुप रहा, फिर धीरे से दीपा ने कहा निशांत मैं भी तुमको चाहती हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। बस फिर क्या था, मुझे ऐसा लगा जैसे मानो सब कुछ मिल गया हो। उस दिन मैं बहुत खुश था और मैंने और दीपा ने कैंटीन में बैठकर बहुत देर बातें की और अपने दिल की सारी बातें मैंने उससे कह डाली। अब हमारी और दीपा की मुलाकातें रोज होने लगी। हम लोग बहुत सारी बातें करते, लेकिन ये सोचकर मैं डर जाता कि माँ को अपनी और दीपा की शादी के लिए कैसे राजी करूँ। कुछ दिन बीत गए और भैया और भाभी हनीमून से वापस आ गए। सुजाता मौसी और शिल्पा भी घर पर मौजूद थे। रात को हम सभी खाने की टेबल पर बैठे थे। तभी माँ ने भैया से बोला अर्जुन मैंने बहुत सोच विचार करने के बाद ये फैसला किया है कि निशांत की शादी शिल्पा से हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। वो ये सुनकर सुजाता मौसी खुशी के मारे उछल पड़ी। भैया और भाभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे क्योंकि भाभी ने भैया को मेरे और दीपा के बारे में सब कुछ बता दिया था। माँ की बात सुनकर मुझसे खाना नहीं खाया गया और मैं टेबल से उठकर अपने कमरे में चला गया। भैया और भाभी समझ गए थे कि मुझे ये बात कितनी बुरी लगी है। अर्जुन भैया माँ के सामने कुछ ना बोल सके क्योंकि माँ ने हम दोनों भाइयों की परवरिश करने में इतनी मुसीबतों का पहाड़ उठाया था, इतनी मुश्किलों का सामना किया था, इतनी कुर्बानियाँ दी थी। अकेले माँ बाप का प्यार हम दोनों को दिया था। उनकी किसी भी बात से इनकार करने में ना तो भैया के अंदर हिम्मत थी और ना ही मुझ में। मैं कमरे में लेटा हुआ बस यही सोच रहा था कि माँ ने अपनी सारी ज़िंदगी हम लोगों की परवरिश में लगा दी है, अपनी सारी ज़िंदगी हम लोगों को इतने अच्छे से परवरिश की। क्या इसका बदला माँ के फैसले से इनकार करके दूँ? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं दीपक को भूल जाऊँ, शिल्पा से शादी कर लूँ, माँ के फैसले को कबूल कर लूँ। मेरे दिमाग में बस अब यही सवाल चल रहे थे कि मैं क्या करूँ? अपने दिल की हाल कैसे बताऊँ? और ये सब सोचते-सोचते मेरी आँखें कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन मेरी आँख किसी के दरवाज़े खटखटाने से खुली। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा भाभी खड़ी हुई थी। भाभी मुझसे बोलने लगी देवर जी जल्दी से तैयार हो जाओ, कुछ मेहमान आने वाले हैं। भाभी से कुछ पूछता इससे पहले वो जा चुकी थी और ये सोच रहा था कि कौन से मेहमान आने वाले हैं। ना चाहते हुए भी तैयार हुआ और कमरे से बाहर निकलकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गया। भाभी ने मुझे नाश्ता कराया। नाश्ता करते वक्त भाभी ने से मैंने पूछा भाभी कौन आ रहा है, आपने बताया नहीं? भाभी मुस्कुराई और बोली दीपा के पिताजी और भाई।
मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि भाभी क्या कह रही हैं। मैंने भाभी से हैरान होकर पूछा, भाभी क्या कह रही हो? भाभी मुस्कुराई और बोली, देवर जी, दीपा के पिताजी और भाई आ रहे हैं आपकी माँ से मिलने। मुझे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। भाभी क्या कह रही हैं? भाभी, मैंने बोला, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। क्या हुआ और कैसे? क्यों आ रहे हैं? देवर जी शांत रहिए, अपने दिल को कंट्रोल में रखिए, सब बताती हूँ। कल रात खाने की टेबल पर जब माँ ने तुम्हारी और शिल्पा की शादी की बातें की तो तुम तो उठकर चले गए। मुझसे और तुम्हारे भैया से भी खाना नहीं खाया गया। हम दोनों अपने कमरे में आकर तुम्हारे भैया यही सोच में बैठ गए कि माँ से कैसे बताऊं। तभी दरवाजे पर किसी की नॉक नॉक किया और मैंने जाकर दरवाजा खोला तो देखा शिल्पा खड़ी हुई थी। वो मुझसे बोली, भाभी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं शिल्पा को दूसरे कमरे में ले गई। मैंने शिल्पा से पूछा, क्या बात है शिल्पा? पूछते ही शिल्पा जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, भाभी मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं निशान से शादी नहीं कर सकती। शिल्पा की बात सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैंने सोचा, ये सब भगवान की तरफ से हुआ है। मैंने शिल्पा को चुप कराते हुए बोला कि तुम परेशान ना हो, मैं माँ से बात करूंगी, हम उनको किसी तरह भी मनाएंगे। अब तुम अपने कमरे में जाओ, रोना बंद करो। शिल्पा ने थैंक यू बोला और चली गई। मैंने सारी बात तुम्हारे भैया से जाकर बताई, वो भी बहुत खुश हुए और हमसे बोले कि तुम जाकर सारी बात माँ से बताओ। और फिर मैं माँ के कमरे में गई और मैंने शिल्पा की सारी बातें उनको बता दी। पूरी बात सुनकर माँ को बहुत गुस्सा आया और वो सुजाता मौसी से बात करने के लिए कमरे से बाहर निकलने लगी। तभी मैंने माँ से कहा, माँ प्लीज़, शिल्पा बहुत रो रही थी, अगर आप सुजाता मौसी को कुछ भी बोलोगी तो वो सारा गुस्सा शिल्पा के ऊपर ही निकालेंगी। आप इस बात को सुजाता मौसी को समझा कर बताएं और उनसे बोले कि शिल्पा की शादी उसी लड़के से करो जिससे वो प्यार करती है। मेरी बात सुनकर माँ कुछ नहीं बोली और सुजाता मौसी के पास बात करने चली गई। काफ़ी देर तक सुजाता मौसी और माँ से बात हुई और फिर थोड़ी देर के बाद सुजाता मौसी अपने सामान और शिल्पा के साथ कमरे से बाहर निकली और अपने घर के लिए निकल जाती हैं। उन लोगों के जाने के बाद माँ के कमरे में गई और उनसे तुम्हारे और दीपा के बारे में बताया। मेरी बात सुनकर वो मुझ पे दीपा के घर वालों के बारे में जानकारी लेने लगी। सब सुनने के बाद मुझसे कहा कि तुम दीपा के पिताजी से बात करो, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। भाभी की सारी बातें सुनकर मैं उनके गले लग गया। भाभी के गले लगकर मैंने भाभी से बोला, तुम कितनी अच्छी हो। कुछ दिन के बाद मेरी और दीपा की शादी हो गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी रियल स्टोरी जो सारी ज़िंदगी ना भूल पाने वाली है। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इसी तरह की और भी बहुत ही अमेजिंग सी स्टोरीज़ के लिए।